तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। उसका डिस्कवरी देख लिए थे कि रॉबर्ट हुक 1665 में देखे थे उसको, उसका नाम दिए थे सेलुली कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा था, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स, और उसी से वर्ड आया सेल। 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उस सेल को देखे और देखने के बाद उनको अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर्स दिखा और उसका नाम वो सेलुली रखे, उसी से आया सेल। तो ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब जो हम लोग का ऑर्गेनिज्म था, हम लोग ये भी जाने थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग का यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल वाला, और जो ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारा सेल्स है उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो डायमीटर हम लोग देख रहे थे 0.001 माइक्रोमीटर था सबसे छोटा वाला का, तो वही 2 से 120 माइक्रोमीटर, मतलब हम लोग कल जो देखे थे उस उतना हम लोग का आ रहा था माइक्रोमीटर्स में, क्लियर है। अब कुछ ऐसा दिखता है हम लोग का सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम ऐसा बताए थे, मतलब वो खुद में फंक्शन करता है, खुद में कैपेबल है कि वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो काम करते हैं मशीन्स की तरह। जैसे एक फैन है, फैन में अंदर मोटर होता है, कॉइलिंग होता है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल यूनिट्स होता है उसको चलाने के लिए, तो उसको पावर देने के लिए पावर जाता है। तो वैसे ही एक सेल में अलग अलग हम लोग का कंपोनेंट्स होता है जो इसको चलाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस करेगा, न्यूक्लियस जो है वो डीएनए बनाएगा, है ना। तो ऐसे कर करके अलग अलग हम लोग का जो सेल का अंदर का कंपोनेंट्स है, मतलब सेल का ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गन्स है। जैसे हम लोग का बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, सेल का अपना अपना ऑर्गन्स है, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। तो इस तरह से वो काम करता है। अब जैसा हम लोग का घर है, घर में एक बाउंड्री होता है, तो बाउंड्री का काम क्या है कि सारे चीजों से, बाहरी चीजों से हम लोग का घर को बचाना। तो वैसे ही सेल को भी बचाने के लिए कुछ ऐसा बाउंड्री होता है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग का घर में फ्लोर होता है ना, फ्लोर के ऊपर सारा चीज, टेबल कुर्सी रखते हैं, तो वैसा हम लोग का फ्लोर का नाम है साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे चीज रखा जाता है सेल के अंदर, ठीक है। अब घर में एक स्टोर रूम होता है ना, स्टोर रूम के साथ एक डस्टबिन होता है, लाइजोसोम्स होते हैं सेल्स में, ठीक है। अब अलग अलग खाना बनता है, खाना बनने के लिए अलग अलग तरह का हम लोग का उसमें रहता है सामान, हम लोग का स्टोर रूम में भी। तो अलग अलग खाना बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 2 तरह का चीज बनता है, पहला प्रोटीन्स और दूसरा लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है हम लोग का लिपिड्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है हम लोग का प्रोटीन्स, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसको बोलते हैं घर का मुखिया। तो घर का मुखिया कौन है? न्यूक्लियस, जो सेल का एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा पूरा सेल को, ताकि वो मेटाबॉलिज्म कर पाए। मेटाबॉलिज्म कैसा होता है? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करेगा। कैसा मेटाबॉलिज्म करेगा? ऑक्सीडेटिव। नेक्स्ट आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, चाहे गोल्गी बॉडी, इसको कुछ भी बोलते हैं, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस, इसका अलग अलग नाम है। ये कलेक्शन करता है और पैकेजिंग का काम करता है। जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बना उसको पैकेजिंग करने का काम करेगा कौन? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। ये टाइनी प्रोटीन्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाते हैं, तो वो बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स, वो स्टोरेज हाउस का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है पेरिऑक्सीसोम्स।
अब जैसे कि हम लोग के घर में बहुत सारा गंदगी पड़ जाता है तो उसको झाड़ू से हटाते हैं ना, तो पेरोक्सीसोम्स क्या करता है, वैसे ही काम करता है। इसके पास ऐसा एंजाइम्स है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकाल देता है सेल से अपने पास, उसको डाइजेस्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का सेंट्रियोल, जो सेल का डिवीजन के टाइम हेल्प करते हैं, सेल का डिवीजन के टाइम हेल्प करते हैं। इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हम लोग के, जो क्या करते हैं, हम लोग का सेल को चलाने में मदद करते हैं। और भी कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। अब जब हम लोग सेल का बात कर रहे हैं तो हम लोग को एक चीज जानना बहुत जरूरी है जिसका नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहता है कि सेल कहाँ से आया, है ना। बोला जाता है मुर्गी आया कि पहले कि अंडा आया। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए। तो क्या हुआ कि उनके बीच में एक बहस हुआ कि कैसे इंसान जन्म लिया, पहला कैसे पहला सेल आया। तो इसी के आधार पे कुछ कुछ वो लोग थ्योरीज निकाले कि सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं, सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। इसी को बोल दिए वो लोग सेल थ्योरी। तो इनमें जो साइंटिस्ट का नाम आ रहा है वो साइंटिस्ट का नाम है शेल्डन एंड स्वान। क्या नाम है? शेल्डन एंड स्वान। 1839 में ये बताए सेल थ्योरी को कि जितने लिविंग सेल्स है वो सेल्स, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलके बने हुए हैं। और सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वर्किंग पार्ट पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और जितने सेल्स अराइज हो रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। ठीक है, तो तीन साइंटिस्ट आते हैं इसमें, शेल्डन, स्वान एंड रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, ये तीनों मिला के दे दिए हम लोग का सेल थ्योरी को। क्या दे दिए? सेल थ्योरी को दे दिए। क्लियर है? अब इसका कंस्टिट्यूएंट्स का बात करते हैं हम लोग। तो जब इसका कंस्टिट्यूएंट्स का बात करेंगे तो हम लोग का आता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जितना भी चीज जो सेल को बनाने में हेल्प कर रहे हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? वाटर 70 to 80%, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, लिपिड्स होगा, प्रोटीन्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे चीज होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का, जो क्या होते हैं सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो उनके बारे में जानते हैं। तो इनमें हम लोग पढ़े कि सेल का मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, उसका ऑर्गेनेल्स होगा, जितना ऑर्गेनेल्स अभी हम लोग देखा, और न्यूक्लियस होगा। क्लियर है? चलिए अब ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये स्ट्रक्चर है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन का। किसका स्ट्रक्चर है? सेल मेम्ब्रेन का। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, एक सेल है तो उसमें ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, तो ये मेम्ब्रेन होता है कुछ ऐसा, उसमें अलग अलग प्रोटीन्स होता है, अलग अलग चीज होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, एक लेयर होता है, चैनल होता है ना। दो तरह का एंड्स होता है, हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड्स। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर रहने वाला, और फोबिया है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी में घुल जाने वाला, मिल जाने वाला। तो अलग अलग तरह का चीज होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होता है। पेरीफेरी पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनका नाम है पेरीफेरल प्रोटीन्स। अंदर जो प्रेजेंट है उनका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। और अलग अलग कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, और उसके बाद एक चैनल भी प्रेजेंट होता है हम लोग का, प्रोटीन चैनल्स, जिसको पोरिन्स, एक्वापोरिन्स बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें दो तीन चीज लिखा हुआ है हम लोग का मेनली,
तो ये बाइलिपिड लेयर से बना हुआ होता है। लिपिड, जो लिपिड हम लोग का प्रोड्यूस हो रहा था, तो वैसा ही लिपिड से बना हुआ होता है, वो 2 लिपिड का लेयर से बना होता है, इसीलिए लिखा हुआ है बाइलिपिड लेयर। ठीक है, पहला का नाम है हम लोग का इंटीग्रल प्रोटीन, जो अंदर अंदर में है। ये सेल मेम्ब्रेन का बात हो रहा है। सेल मेम्ब्रेन में अंदर में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उनका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन्स। पेरीफेरी मतलब साइड साइड जो प्रेजेंट है उसका नाम है पेरीफेरल प्रोटीन्स। दिख रहा है ये, ठीक। और उसमें एम्बेडेड है वो हो जाएगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। क्लियर। अब फंक्शंस का बात करें सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन क्या क्या चीज करता है, कैसे कैसे हम लोग का सेल को बचाता है, क्योंकि इसका काम सेल को बचाने का है, तो हम लोग देखते हैं। तो पहला है इसका फंक्शन कि ये प्रोटेक्टिव होता है बहुत ज्यादा अपने सेल्स को लेके। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, डाइजेस्टिव दूसरा फंक्शन है। तो टेक्स फूड एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, फूड को ले जाएगा और उसका वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब जो चीज चाहिए बस उसको उसी को अंदर आने देगा, बाकी चीजों को बाहर छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का पोलर मॉलिक्यूल्स। तो H2 जैसे कि वाटर सोल्यूबल आयंस, ग्लूकोज, यूरिया, इनका सोल्यूबिलिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है ना, तो इसीलिए ये परमिएबल नहीं होते। ठीक, मतलब अंदर पानी डालते हैं स्किन के अंदर चल जाता है क्या, नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब ये क्या चीज है कि हम लोग को अलग अलग आयोनिक चीजों का भी जरूरत पड़ता है, तो ये प्रोवाइड करता है हम लोग के चैनल्स के थ्रू, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू अभी दिखाए थे हम, तो उसके थ्रू अलग अलग हम लोग का अंदर बाहर करने के लिए काम आते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि हम लोग का बॉडी लिविंग है, हर एक सेल लिविंग है, तो हम लोग को करंट भी लगता है, छूते हैं किसी चीज को। ठीक है, इसीलिए हम लोग का बॉडी में एक पूरा इंसुलेशन होता है ठंड से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन का बहुत अहम रोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म जो बता रहे थे फ्लोर होता है सेल का, और उसका ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो साइटोप्लाज्म का बात करेंगे अगर, तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड, सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो जेली लाइक होगा, और उसमें सारे हम लोग के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब अलग अलग पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, सिस्टोल होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होगा, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होगा। ठीक, अब ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ये दिख रहा है ना, ये है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन, चाहे हम लोग कब इसको बोल देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। उसके बाद एक अंदर में न्यूक्लियस भी दिख रहा है, न्यूक्लियस भी एक लेयर से घिरा हुआ होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, चलिए पहला है हम लोग का टॉपिक सिस्टोल। क्या नाम है, साइटोसोल। साइटोसोल पहला टॉपिक है हम लोग का, साइटोसोल। तो साइटोसोल क्या है, the aqueous part of the cytoplasm outside of all organelles also contain its own distinctive proteins। तो ऑर्गेनेल्स के बाहर जो एक हम लोग का दिखता है साइटोप्लाज्म है ना, उसका अपना एक डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज होता है प्रोटीन्स के साथ,
तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोल। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाहर में हम लोग का साइटोप्लाज्म का लेयर, तो इसका अपना एक प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि हम लोग हनी के आसपास पानी रख देते हैं तो उसमें भी थोड़ा मिठास आ जाता है ना, तो ये पानी जो है हनी के बीच में हनी है, तो हनी के आसपास वाला पानी जो है वो मिठास हो जाएगा, तो इसका अपना डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। वही चीज हो गया उसमें साइटोसोल। ठीक है, अब इसका कम से कम वॉल्यूम होता है 70%। कितना? 70% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। पूरा सेल है, सेल में न्यूक्लियस, यहाँ अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ है। तो इसका अमाउंट कितना होता है? 70%। बाकी 30% सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये कैसा होता है? जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग चीज भरा होता है, सॉल्ट वाटर भरा होता है, साइटोस्केलेटन, फिलामेंट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सब चीज भरा हुआ होता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा आता है हम लोग का सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का जब बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग का आता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल्स, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा चीज। क्लियर है? चलिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें फोल्डिंग्स होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लेयर में। इसके एक बाहर में लेयर होता है, तो बाहर वाला लेयर को बोल देते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला फोल्डिंग को बोल देते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये जो दिख रहा है आपको फोल्डिंग्स ऐसे वाला, इसका नाम है क्रिस्टी। ठीक है, और ये बीच वाला जो स्पेस दिख रहा है, इसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑब्जर्व उसको कौन किया था? तो कोलिकर नाम का एक साइंटिस्ट थे जो 1850 में ये स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर जो है इसका लेंथ होता है 5 to 12 माइक्रोमीटर और डायमीटर होता है इसका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ये फिलामेंटस या ग्लोब्यूलर शेप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोगों ने देखा था अभी फिगर में, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है और एक इंटरमीडिएट स्पेस। ठीक है, एक होता है हम लोग का क्रिस्टी जो इन फोल्डिंग्स होता है अंदर, उसका नाम है क्रिस्टी। मैट्रिक्स जो इनक्लोज सरफेस है इनर मेम्ब्रेन में। तो ये सारा चीज होता है, और ये मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो लिपिड से और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। क्लियर है? दिख रहा है ये? तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होता है उसमें हम लोग का पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, और ये इसमें क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है थ्रू अ साइकिल जिसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या होता है? सिट्रिक एसिड साइकिल। उसमें आउटर मोस्ट मैट्रिक्स, इंटीरियर मैट्रिक्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट, तो इंटीरियर में हम लोग का चलता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जहां पे अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और उसी के थ्रू हम लोग का एनर्जी प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर है?
चलिए अब इसका फंक्शंस का बात करते हैं। तो फंक्शंस का जब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो जान रहे हैं हम लोग इसका काम है सिर्फ एटीपी बनाने का, एनर्जी प्रोवाइड करने का सेल्स को, एटीपी प्रोवाइड करने का सेल्स को। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करें तो ये होता है ट्यूब्यूलर और फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है हम लोग का, या तो प्रोटीन्स बनेगा या तो लिपिड्स बनेगा, जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें ये राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करें तो उसमें सिर्फ लिपिड सिंथेसाइज होता है। रफ में क्योंकि ये प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम्स अटैच है ना, तो वो प्रोटीन्स होता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? चलो दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? पहला है हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन, यहाँ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं। इसमें सिंथेसाइज साइट ऑफ प्रोटीन होगा, है ना। और मेनली जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स सच एज एडिपोसाइट्स। ठीक है, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस होता है वहां प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स लीवर में, और एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स, मसल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, ये सब में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। वहीं पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करें तो ये सिंथेसाइज करेगा और प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन्स को। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सच एज पैनक्रियाटिक, एक्टिनर, ग्लोबुलेट सेल, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, नर्व सेल्स, ईटीसी। तो ये सारी चीजों में ये प्रेजेंट होगा। क्लियर? चलो अब इसका फंक्शंस का बात करें तो फंक्शंस दो ही है, लिपिड फॉर्मेशन और प्रोटीन फॉर्मेशन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सेग्रीगेशन और अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये हम लोग का फंक्शंस है। क्लियर है? चलिए दिख रहा है नेक्स्ट हम लोग का गोल्गी बॉडी चाहे गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी चाहे गोल्गी अपैरेटस, फिगर में दिख रहा होगा आपको। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज निकला उसका पैकेजिंग कौन करेगा? गोल्गी अपैरेटस चाहे गोल्गी बॉडी चाहे गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको ले लेगा और उसको पैकेजिंग करेगा। क्लियर है? अब पैकेजिंग करेगा तभी तो उसका अच्छा से बाद में यूज हो पाएगा। ठीक, चलो तो इसका पैकेजिंग करने का काम ये गोल्गी अपैरेटस करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हम लोग का लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का अगर बात करते हैं हम लोग तो लाइसोसोम्स क्या होता है? इसका डायमीटर होता है 250 से 270 तो 750 नैनोमीटर, 250 से 750 नैनोमीटर। ये इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और सराउंड होते हैं यूनिट मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन का लेयर से। ठीक, ये ज्यादा एसिडिक होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब क्यों होता है? क्योंकि इनमें होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो चीज वहां खराब हो रहा उसको हटाएगा, गंदगी साफ करेगा सेल्स को, तभी तो सेल हेल्दी रहेगा ना। हाँ, क्लियर है? इनमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक, हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हम लोग का पैरोक्सिसोम्स।
क्या आता है, इनका डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये सराउंड होता है एक लिपिड लेयर से, जो बाई लिपिड लेयर होता है ना। और ये जो है ये ऑक्सीडाइज करता है क्रिस्टलाइन कोर को, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है इसका मिलता जुलता है लाइजोसोम से। क्लियर है, चलिए इसका फंक्शंस का बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो H2O2 दिख रहा है ना, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है, टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं ना उनको हटाने का काम करेगा हम लोग का। क्लियर है, ये बायोसिंथेसिस करता है लिपिड्स का भी, और फोटो रेस्पिरेशन कराता है प्लांट्स में। क्लियर है, और ह्यूमंस में चाहे जितने लिविंग है उनके लीवर में ये सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस का काम कराएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हम लोग का साइटोस्केलेटन। ये सेल का हड्डी होता है। क्या होता है, सेल का हड्डी। सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं होता है, सेल के बीच में ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, मेस लाइक स्ट्रक्चर्स, जो हर एक ऑर्गेनेल को बांध के रखता है अपने अपने जगह पे, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। तो ये मेस लाइक स्ट्रक्चर जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। जैसे हम लोग को शरीर को ढांचा देता है ना हम लोग का स्केलेटन, वैसे साइटोस्केलेटन ढांचा देता है पूरा सेल को। क्लियर है, ये चीज पता था आपको। तो साइटोस्केलेटन जो है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और तीसरा माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं सारा स्ट्रक्चर। ये पूरा सेल है, मान लीजिए ये पूरा एक सेल है। इसमें नीचे जो दिख रहा है ऐसे ऐसे पूरा नीचे, जैसे ये बांस वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पतला पतला वाला, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइक्रोफिलामेंट। क्या बोलेंगे। अब उसके ऊपर मोटा मोटा जो बांस दिख रहा है, ये वाला मोटा वाला, इसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम है, माइक्रोट्यूब्यूल। और इनके बीच में एक डंडी डंडी दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट, इसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये क्या करते हैं, पूरा हड्डी के जैसा बांध के रखते हैं सारे चीजों को, ताकि कोई अपने जगह से मूव ना कर पाए। ठीक है, क्लियर है। अब बात करें इनका फंक्शंस का, तो इनका फंक्शंस में आता है पहला मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कराएंगे। क्रोमोसोम्स जो डीएनए निकलता है ना बाहर, तो वो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कराएंगे। सेल का मूवमेंट, सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उनमें हेल्प करेगा, नहीं तो क्या होगा कि सब इधर उधर बहने लगेगा, तो उसको रोकने के लिए ये इसका काम है। अब अलग अलग जो सेल फंक्शन करता है उनमें भी इनका मेजर रोल है, ताकि सेल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हम लोग का न्यूक्लियस। तो इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, जहां से सारा एक्टिविटी कंट्रोल होता है सेल का। क्लियर है। इनमें बनेगा डीएनए, आरएनए, ये घिरा हुआ रहता है एक एनवेलप से, जिसका नाम है न्यूक्लियर एनवेलप, चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब बात करें न्यूक्लियस का, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो सेल में होता है और पूरा सेल का एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसमें बाहर का लेयर दिख रहा है, इसका नाम है न्यूक्लियर एनवेलप, चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें अलग अलग छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ताकि सेल के अंदर बाहर से भी कुछ कुछ मटेरियल्स आ जा सके, उसका नाम है न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट आता है हम लोग का न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, हम लोग का सेल के बीच वाला जो पार्ट होता है उसका नाम है न्यूक्लियोलस। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जैसे नाम था ना हम लोग का, सेल के अंदर का जो हम लोग का फ्लोर था, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है।
उसके बाद आता है क्रोमेटिन फाइबर्स, जिससे क्रोमोसोम्स बनते हैं ना, ये क्या चीज है, बेसिकली डीएनए, ठीक है, डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में दिख रहा है ये डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में, इसका नाम है क्रोमेटिन। क्या नाम है? क्रोमेटिन। उसी से बनता है क्रोमोसोम। क्लियर? दिख रहा है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस को बचाने का काम यही करता है। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे? पहला कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स होता है। कंपार्टमेंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है जितना बाहर से चीज आएगा हम लोग का उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे कि आयंस और मॉलिक्यूल। साइटोसोल जो है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और अमीनो एसिड में करेगा कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया का बाद। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें हेल्प कर रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। गोल्गी एपरेटस का बारे में, मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, पैकेजिंग कर रहा था। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम्स, सेलुलर डाइजेशन, जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक मटेरियल रिमूव करने का काम। पैरोक्सिसम्स, यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स बताए थे अभी। साइटोस्केलेटन, सेल मॉर्फोलॉजी और सेल मोटिलिटी में हेल्प करेगा, बांध के रखने में। न्यूक्लियस का काम डीएनए सिंथेसिस और रिपेयर करना। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये सारा चीज को सीखे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।